हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए, हाउ दी कैप्चर इंडिया एंड कैसे हमें आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से इन द ईयर 1947। वैसे तो हमें ऑफिशियली आज़ादी 1947 में मिली थी, बट जो प्रोसेस था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस था, वो काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुका था। पहली बार 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया था, इसका जो प्रोसेस था, जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो कौन थे। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बिगिन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया दिया था वो दिया था एम.एन. रॉय ने इन द ईयर 1934 में दिया था ये आइडिया। 1935 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। इसी डिमांड के चलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया जब फ्रेम होगा तब हमें उसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जहाँ पर सबको वोटिंग का राइट होगा। इस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया और इसी डिमांड को हम बोलते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अब ब्रिटिशर्स ने डिमांड तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया आते हैं और वो ये बोलते हैं कि आप अपना इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वार 2 के बाद। और ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुका था। ब्रिटेन ने सोचा कि मुगल एम्परर तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हमारे साथ आ जाती है तो हमारी आर्मी कितनी बड़ी हो जाएगी। इसी लालच की वजह से उन्होंने ये कहा कि आप अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, लेकिन सिर्फ वर्ल्ड वार 2 के बाद। अब ये बात मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आई, उन्होंने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए क्या, क्योंकि उनको भी अपनी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए थी, बट ब्रिटिशर्स ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। देन फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान। जो फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो होती है 9 दिसंबर 1946 और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चूज कर लिया जाता है एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, हमें चाहिए थे परमानेंट प्रेसिडेंट। तो इलेक्शंस के बेसिस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट। इसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं एच.सी. मुखर्जी। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को। 4 दिन बाद मतलब 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आइडिया देते हैं। वो आइडिया होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नेहरू जी ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, जहां उन्होंने यह बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका स्ट्रक्चर जो होगा और उसमें क्या क्या फिलोसफीज होनी चाहिए, उसमें क्या क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की इस रेजोल्यूशन में। इसके साथ नेहरू जी ने इंडिया को इंडिपेंडेंस सॉवरेन रिपब्लिक बनाने की बात की एंड साथ ही साथ जितने भी सिटीजन थे उनको सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड होगा। इसी के साथ उन्होंने टेरिटोरियल एस्पेक्ट भी एक्सप्लेन किया था, जहां उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जो होगा वो स्टेट्स का यूनियन बनेगा और वो स्टेट्स कौन सी होगी, जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, मतलब वहाँ ब्रिटिश रूल कर रही थी। इसी के साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो अब इंडिया को ज्वाइन करना चाहती थी, हर सिटीजन को इक्वली स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई थी और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड साथ ही साथ हर सिटीजन को आज़ादी होगी सोचने की, या कोई भी धर्म फॉलो करना चाहता है उस चीज़ की भी आज़ादी होगी। इसी के साथ उन्होंने माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्रिबल्स की भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की भी बात की थी। तो यही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब जो रेजोल्यूशन का आइडिया था, जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको काफ़ी अच्छा लगता है, तो यूनानी मजलिस एडॉप्ट कर लेते हैं इस आइडिया को। मतलब एक मत के साथ सभी इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस रेजोल्यूशन को एडॉप्ट कर लेते हैं और अब यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन जनवरी 22, 1947 को एक्सेप्ट करते हैं ये। और अभी यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके बनता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जहां इंडिया में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया जा रहा था
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, वहीं पर इंग्लैंड में जो न्यू प्राइम मिनिस्टर थे सर क्लाइमेट एटली ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिया को छोड़ देंगे बाय जून 30 1947 को। अब इसी टाइम में मुस्लिम लीग ने भी पार्टीशन डिमांड की, जो इंडियन एक्ट ऑफ 1947 थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जुलाई में पास कर दी थी। अब भारत पूरी तरह से आज़ाद तो था, पर इसी के साथ साथ भारत का पार्टीशन भी हो गया था। पार्टीशन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स 389 थी, पार्टीशन होने के बाद 389 से 299 ही रह गई थी। अब इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक एडिशनल फंक्शन दे दिए गए थे, और वो एडिशनल फंक्शन था लेजिस्लेटिव फंक्शन का। पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का ही काम था, लेकिन अब इसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव फंक्शन दे दिए, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब लॉज को बनाकर इम्प्लीमेंट भी कर सकती थी। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेम करना होता था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड जब भी लेजिस्लेटिव फंक्शन फ्रेम करने होते थे, तो उस टाइम पर जो चेयरमैन होते थे वो थे जीवी मालवणकर। यहाँ तक तो चलो ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेजिस्लेटिव फंक्शन दे दिए, मतलब लॉज बनाने की पावर दे दी, बट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी टास्क नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदू था तो कोई मुस्लिम था, सभी लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते थे, सब अलग अलग लैंग्वेज यूज करते थे, और यहाँ तक कि फेस्टिवल भी अलग अलग मनाते थे। इंडिया जो है वो एक डाइवर्स नेशन था, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अपॉइंट किया, और उन सारी कमेटीज के अपने अपने डिफरेंट टास्क थे। इन सारी कमेटीज में 8 कमेटी मेजर थी और 13 जो थी वो कमेटीज माइनर थी, और वो 8 मेजर कमेटीज ये कमेटीज थी। इन सारी कमेटीज